सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केपी कॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पर। हमने अब तक 12th क्लास के जो 6 लेसन किए हैं, तो आज हम बढ़ रहे हैं 7वें लेसन की ओर। और वही लेसन जो है हमारे साथ साथ में काम आ रहे हैं बीए पार्ट 3rd के लिए। तो तृतीय वर्ष का जो हमारा जो सिलेबस है, जो किताब है, वो है आर्थिक भूगोल। तो उसकी फर्स्ट बुक में हमारे पास में परिवहन एवं संचार काम आ रहा है, और दूसरी तरफ 3rd यूनिट जो है वो कौन सी, 12th क्लास की। तो 12th क्लास की 3rd यूनिट। तो हम जो ये लगातार हमारी जो वीडियो बन रही हैं, जो हमारे लेक्चर ये बन रहे हैं, ये प्रपोजली क्लास 12th के लिए बन रहे हैं। और साथ साथ में हमारा जो सिलेबस कवर हो रहा है वो सेकेंड ईयर का भी कुछ पार्ट कवर हो रहा है। जो शुरू के 2 लेसन थे उसके अंदर सेकेंड ईयर का ह्यूमन ज्योग्राफी कवर होती है, और उसके बाद के जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उन सभी लेसन के अंदर जो है वो हमारे पास में 3rd ईयर का जो लेसन कंप्लीट हो रहे हैं। तो ठीक है, अभी 3rd ईयर के स्टूडेंट भी बने रहिए साथ में। इसी के साथ साथ में जो नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं ज्योग्राफी वाले, एमए कर रहे हैं जो, तो वे सब भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिवहन और संचार की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा था कि परिवहन जो है वो एक संचार का माध्यम है। तो यानी हम यहाँ पे बेसिकली परिवहन और संचार यानी कि एक ही बात हम करने वाले हैं। परिवहन के साधनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार से परिवहन जाल विकसित हुआ है, कौन कौन से देशों ने इसको बड़े लेवल पर विकसित किया है। शुरू के अंदर मानव खुद ही एक परिवहन के साधन के रूप में कार्य करता था। धीरे धीरे बाद में उसने पशुओं को साथ में लिया, और पशुओं के बाद में उसने जो वर्तमान में जो साधन हैं उनको, जैसे ही पहिए का आविष्कार हो गया, तो पहिए के आविष्कार के बाद में वर्तमान की जो दूरी है वो बहुत नज़दीक हो गई। तो अब वर्तमान का जो समय है, यानी पहिए पर चलते गए, तो पहले पैरों पर चले, पैरों पर चलने के बाद में पहियों पर चलने लगे। अब पहियों पर चलने के बाद में अब हवा में ही चलने लगे, बिना पहियों के ही हम जो है वो चलने शुरू हो गए, यानी पंखों पर चलना शुरू कर दिया। तो ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका विकास होता जा रहा है परिवहन का। तो चलिए हम देख लेते हैं परिवहन के प्रकार। आप सब जानते हैं, आपने शुरू से ही पढ़ा है परिवहन के प्रकारों के बारे में कि एक स्थल परिवहन है, एक जल परिवहन है और एक वायु परिवहन है। वर्तमान में आपके सामने एक पाइपलाइन परिवहन की जो है शुरुआत भी हो चुकी है। अगर देखा जाए पाइपलाइन को अगर छोड़ दिया जाए फिलहाल, तो ये जो परिवहन है ये माल ढोने के लिए और यात्रियों के लिए भी काम आते हैं, यानी ये यात्री और माल दोनों का काम करते हैं। तो अब तक जो पाइपलाइन परिवहन थी ये केवल जो है पेट्रोलियम का और प्राकृतिक गैस का ही जो है एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर इसको भेजा जाता था पाइपलाइन के माध्यम से। लेकिन अब धीरे धीरे जो ट्यूब के अंदर जो है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो है ट्रेन का जो पर्पज़ चल रहा है, तो इस प्रकार से ये पाइपलाइन भी आने वाले समय के अंदर माल एवं यात्रियों दोनों की सेवा में हाजिर रहेगी। तो बात करते हैं स्थल परिवहन की। तो स्थल परिवहन में स्वयं मनुष्य द्वारा परिवहन किया जाता है। शुरू में मनुष्य जो है अकेला खुद चलता है, फिर उसके बाद में वो दासों के रूप में काम करता है, डोली उठाने का काम करता है। तो ये परिवहन जो होता था मनुष्य के माध्यम से होता था। फिर उसके बाद में पशुओं के द्वारा परिवहन शुरू किया गया। पशुओं के द्वारा, तो जब या पशुओं के ऊपर बैठ करके, जैसे आप ऊँट के द्वारा ऊँट की सवारी, घोड़े की सवारी, मतलब या आप युद्धों के बारे में जब देखते हैं तो वो सब उस समय किया गया। और उसके बाद में जब आविष्कार हो गया किसका, पहिए का, तो पहिए का आविष्कार होने के बाद में फिर उसने परिवहन ने रफ्तार पकड़ ली। उसके बाद से परिवहन हमारा इस तरीके से रफ्तार पकड़ी उसने कि अब पहियों की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद में देखिए रेल परिवहन का विकास हुआ, मोटर वाहन परिवहन का विकास हुआ। ठीक है, उसके अलावा हम देखें जल परिवहन की बात करें तो अंतस्थलीय जल मार्ग होते हैं और समुद्रिक जल मार्ग होते हैं। तो इस प्रकार से, और वायु परिवहन की बात करें तो वो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं और राष्ट्रीय प्रकार के वायु परिवहन होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास परिवहन के साधन हैं, परिवहन के प्रकार हैं, और हमने देखा कि किस प्रकार से परिवहन का जो है आगे के आगे विकास होता गया। तो चलिए फिलहाल आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन का क्या महत्व है, किस प्रकार से सड़क की शुरुआत होती है,
कौन सड़क की शुरुआत करता है और वर्तमान में सड़क का जो जाल है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए तो ध्यान रहे, इसमें एक बात ध्यान रखना आप कि यदि हमें थोड़ी दूरी तय करनी है तो हम थोड़ी दूरी तय करने के लिए हमेशा सड़क मार्ग का ही प्रयोग करते हैं। अगर हमें थोड़ी लंबी दूरी तय करनी है, एक राज्य से दूसरे राज्य की दूरी तय करनी है, तो फिर हम रेल परिवहन का जो है उसका उपयोग करते हैं। और यदि हमें एक देश से दूसरे देश की ओर जाना होता है तो फिर हम हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं। और अब अगर हमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाना है और माल ढोने के लिए, बेसिकली माल ढोने के लिए अगर हम बात करें तो फिर जल परिवहन का हम यूज करते हैं, क्योंकि जल परिवहन जो है वो यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा है, अनुकूल है, परंतु उसमें समय बहुत लगता है। तो अगर हमें कम समय के अंदर लंबी दूरी तय करनी है तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो वायु परिवहन का रहता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम सड़क का प्रयोग कब करते हैं, रेल परिवहन का प्रयोग कब करते हैं, जल परिवहन और वायु परिवहन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल सबसे शुरुआती बात करते हैं। तो देखिए, सामान्य रूप से भूभाग में यात्रियों एवं माल ढुलाई हेतु आवागमन के लिए बनाए गए मार्गों को सड़क कहते हैं। ये सड़क आपके घर तक आती है, ठीक है, वहाँ से शुरुआत होती है और उस प्रकार से आपके घर को जो है वो पूरे गांव के साथ जोड़ती है और पूरे गांव को शहर के साथ जोड़ती है, शहरों को नगरों के साथ जोड़ती है, बड़े नगरों को, और इस प्रकार से अन्य देशों को आपस में जोड़ती है। 1775 में ट्रांसकथ नामक फ्रांसीसी ने आधुनिक सड़क निर्माण कला का एक नया सिद्धांत बनाया, किंतु वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार सड़क निर्माण कला का आविष्कार करने वालों में स्कॉटलैंड निवासी टॉमस टेलफोर्ड जो कि 1759 से 1863 तक रहे, और दूसरा है मैकडम। देखो, जॉन मैकडम जो है ना, इसका नाम आता है विश्व सड़क परिवहन का निर्माता जो है मैकडम को माना जाता है, और भारत में सड़क परिवहन का जो निर्माता है वो शेरशाह सूरी को माना जाता है। क्लियर है, इस प्रकार से याद रखिएगा। और फिर अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, नेपोलियन ने, जब नेपोलियन का टाइम आया तो नेपोलियन ने माउंट जिनेवर, माउंट सेनिस, ये सब इटली के आसपास के इलाके हैं, सिंपलन दर्रों से होकर राजपथों का निर्माण किया, जिनके द्वारा इटली उत्तरी यूरोपीय देशों से जुड़ गया। क्योंकि इटली के उत्तर में क्या है, आल्प्स पर्वतमाला है, जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, और हम हिमालय पर्वतमाला को काट करके अगर हम एशिया से जुड़ना चाहें, एशिया से जुड़ सकें, तो फिर ये क्या होगा, इस प्रकार से नेपोलियन ने भी क्या किया, आल्प्स पर्वतमाला को काट करके उसके दर्रों से होते हुए राजमार्गों का निर्माण किया, जिस वजह से कहा जाने लगा कि प्रत्येक मार्ग रोम को जाता है। रोम क्या है, रोम इटली की राजधानी है। तो इस प्रकार से जो है रोम शहर से सब जगह पर अलग अलग जगहों के लिए मार्ग निकाले गए। ये रोम है, यहाँ आल्प्स पर्वतमाला है, तो यहाँ से मार्ग जो है इस प्रकार से निकाले गए। तो कोई भी इस मार्ग पर आता तो बोलता कि सब मार्ग जो हैं वो कहाँ जाते हैं, रोम की ओर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 1811 और 1833 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका मेरीलैंड से ओहियो तक राष्ट्रीय मार्ग बनाया गया। उसके अलावा 1851 के लगभग कोलकाता से अफगानिस्तान तक, तो कोलकाता से लेकर अफगानिस्तान तक कितना 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया, जिसे सूरी मार्ग कहा गया। उस समय जब शेरशाह सूरी ने इसको बनाया तो उसे सूरी मार्ग कहा गया। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों का टाइम आया, जो ब्रिटिश थे उनका राज आया, उपनिवेश टाइम आया भारत के अंदर। तो उस समय इन्होंने शेरशाह सूरी जो मार्ग था, सूरी मार्ग को इन्होंने ग्रांड ट्रक रोड नाम दिया। ग्रांड ट्रक रोड नाम दिया, जिसे कहते हैं जीटी रोड, ठीक है, जो कि कोलकाता से काबुल तक जाती है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक जाती है। फिर उसके बाद में क्या किया कि जैसे भारत आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, और पाकिस्तान कुछ हिस्सा, पाकिस्तान अफगानिस्तान अलग अलग हो गए, तो फिर जो वर्तमान के अंदर जो ये जीटी रोड, जो ये सूरी मार्ग भारत में विकसित है, जो स्थित है, वो है कोलकाता से लेकर के अमृतसर तक, ठीक है। कोलकाता से अमृतसर तक जो मार्ग है ना, ये जीटी रोड के अंतर्गत आता है, यानी शेरशाह सूरी मार्ग के अंतर्गत आता है। ये वही सड़क है, और ये सड़क जो है वर्तमान में 2 भागों में इसको बांट दिया गया। एक का नाम रख दिया NH1
और एक का नाम रख दिया NH2। इस प्रकार से इसके नाम जो है वो रख दिए गए। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे कि सूरी मार्ग के नाम क्या रखे गए। शुरू में जब सूरी ने मार्ग बनाया था तो उसका नाम सूरी मार्ग था, शेरशाह सूरी मार्ग था, जो कि कोलकाता से लेकर के अफगानिस्तान काबुल तक था। फिर जब उपनिवेश काल आया तो ब्रिटिश राज ने इसका नाम जो है वो GT रोड रख दिया। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने इसके 2 टुकड़े किए और पहला टुकड़ा जो है कोलकाता से दिल्ली तक का, उसे नेशनल हाईवे नाम दिया, और दूसरा जो है दिल्ली से अमृतसर तक, तो उनको अलग अलग नेशनल हाईवे के नाम दे दिया गया। इसी मार्ग को ब्रिटिश काल में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना गया। पूर्व सोवियत संघ में साइबेरिया रेल मार्ग बनने से पूर्व साइबेरिया के सोने की खानों का पता लगाने तथा रूस के कैदियों को कारावास के लिए साइबेरिया भेजने के लिए अनेक सड़कों का निर्माण किया गया। यूरोप में सड़कों के जाल के सहारे ही रेल मार्गों के जाल का भी विकास किया गया। यूरोप काफ़ी छोटा है, तो जहाँ जहाँ पर सड़कों का जाल है उसके आसपास ही रेल मार्गों का जाल भी बिछा दिया गया, तो दोनों इक्वल हो गए। अब अगर थोड़ी दूर भी जाना है तो ज़्यादातर लोग जो है वो रेल मार्ग का यूज करते हैं, यानी कि मेट्रो स्टेशन का यूज करते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से कहने का मतलब धीरे धीरे जो है प्रत्येक महाद्वीप में, प्रत्येक देश के अंदर इस प्रकार से सड़क मार्गों का विकास हुआ। भारत में विकास कैसे हुआ हमने देख लिया। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले शुरुआत की और उसके बाद में उसको देख देख करके सभी ने मार्ग बनाने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद में पूर्व सोवियत संघ के अंदर कैसे बनी, सोने की खानों का पता लगाने के लिए और कैदियों को कारावास तक पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग बनाया गया। यूरोप के अंदर सड़कों के जाल बनाए गए, उसके बाद में उन्हीं सड़कों के जाल के पास ही रेल मार्ग के जाल को भी विकसित किया गया। अब देखिए सड़क परिवहन का महत्व क्या है। महत्व तो आप सब जानते हैं, सड़क परिवहन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें घर से निकलने के लिए हमें सड़क की आवश्यकता होती है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। परंतु इसकी जो महत्ता है वो आने वाले समय में धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें आवश्यकता रहती है कि हम तेज़ी से बहुत जल्द से जल्द हम क्या है एक स्थान से दूसरी जगह पर पहुंच जाएं। या हम यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान में दूरसंचार की जो सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, इसके माध्यम से क्या होता है कि हम बहुत कम सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं। जब भी हम प्रयोग करते हैं तो ज़्यादातर हम रेल मार्गों का प्रयोग करते हैं या वायुयान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें बहुत कम समय के अंदर पहुंचना होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हम पास की जो दूरियां होती हैं वो जो है रोज़ाना कॉल पर बात हो जाती है और वीडियो कॉलिंग हो जाती है, तो उसकी अब झंझट रही नहीं है, इसीलिए लोग घर से निकलते नहीं हैं। लेकिन फिर भी सड़क अपनी जगह पर अपनी अहमियत बनाए रखा हुआ है। तो देखिए सड़क बनाने वाले जो होते हैं वे रोशनी की मशाल लेकर के आगे चलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। यानी जिस तरह सड़क बनाते जाएंगे वो सड़क बनती जाएगी और उस पर हम बिना कुछ फिक्र के, किसी चिंता के हम उस पर चलते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, वे नेतृत्व करते हैं एवं सभ्यता उनका अनुकरण करती है, सभ्यता उनके पीछे पीछे चलती है। सड़क बनाने वाले जहाँ से गुजर जाते हैं वहाँ सभ्यता का विकास होता जाता है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है सड़कों के किनारे पर क्या है, दुकानें खुल जाती हैं, नए नए मॉल खुल जाते हैं, नए नए घर बन जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे सभ्यता जो है वो उस सड़क मार्ग पर बढ़ती जाती है, पीछे के पीछे आगे के आगे बढ़ती जाएगी। तो सभ्यता उसका क्या करती है, अनुकरण करती है। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य को स्थिर और स्थायी रखने के लिए सड़कें वही काम करती हैं जो शरीर में धमनी और शिराएं करती हैं। भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे शरीर के अंदर जो धमनी और शिराओं का जो जाल है, जो ब्लड का सर्कुलेशन बनाए रखते हैं, उसी प्रकार से आवागमन को बनाए रखने के लिए, एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए जो सड़कें हैं वो धमनी और शिराओं जैसा काम करती है। ये मनुष्यों, वस्तुओं, विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाती हैं। मनुष्यों को, वस्तुओं को और विचारों को। विचारों का मतलब है डाक सेवाएं। पहले डाक सेवाएं जो थी वो अपन चिट्ठी डाल देते थे तो डाकिया जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था। तो किस माध्यम से लेके जाता था? सड़कों के माध्यम से ही जाता था। देश की उन्नति और समृद्धि, शिक्षा, दिशा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामाजिक एकता, समता, शक्ति और सांस्कृतिक विकास एकमात्र सड़कों पर ही निर्भर है। ये सब बातें जो हैं ये किस पर निर्भर हैं? सड़कों पर निर्भर हैं।
आप बहुत अच्छी तरीके से भली भांति इन बातों को समझ सकते हैं। इनको याद करने का ही हमें बस खाली ध्यान रखना है, इनको याद करना है इसी तरीके से। जब कभी बड़ी शक्ति वाला देश किसी नए क्षेत्र के विकास की या उस पर अधिकार करने की योजना बनाता है, वह सबसे पहले सड़क मार्ग ही बनाता है। तो देखिए ज़रा, अब ये जो सड़क मार्ग, जो शेरशाह सूरी ने सड़क मार्ग बनाया था, ये किस वजह से बनाया था? तो सबसे बड़ा इसका कारण क्या था? सबसे बड़ा इसका कारण क्या था? अधिकार करना, उस क्षेत्र का विकास। अगर हमें उस क्षेत्र का विकास करना है या उस पर अधिकार करना है तो हमें सबसे पहले वहाँ सड़क मार्ग तो होना जरूरी है। अब कोई भी नेता अगर आएगा यहाँ पे, तो अगर सड़कें टूटी होंगी तो वो नहीं आएगा, वो फटकार लगाएगा प्रशासन को। इसीलिए प्रशासन क्या करता है, जब भी कोई नेता आता है, कहीं पर भी आता है, पूरा साफ सुथरा कर देता है उस क्षेत्र को। यानी क्षेत्र के विकास के लिए पहले क्या करना जरूरी है? सड़क मार्ग का व्यवस्थित होना जरूरी है। सड़कें नगरीय केंद्रों को जाती हैं। सड़कें कहाँ जाती हैं? नगरीय केंद्रों की ओर जाती हैं और नगरों का विकास करती हैं। नगर की वजह से सड़क का भी विकास होता है और सड़क की वजह से नगरों का भी विकास होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के स्थानांतरण होते हैं। सॉरी, पूरक नहीं, पूरक का मतलब तो होता है कि हम अगर सड़क मार्ग से ना जाकर के रेल मार्ग से चले जाएं तो वो उसका पूरक कहलाता है कि एक की बजाय दूसरे का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो सड़क जो होते हैं नगरीय केंद्रों को जाते हैं और इस पर निर्भर भी करते हैं। जो सड़क होती है वो नगरों पर निर्भर करती है और जो नगर होते हैं वे सड़कों पर निर्भर करते हैं। नगर सड़क को जन्म देते हैं, लेकिन सड़कें भी नगरों को जन्म देती हैं, उनका विकास करती हैं। अगर किसी नगर की तरफ सड़क नहीं है ना, तो उस नगर का विकास रुक जाएगा, नहीं होगा। और फिर दूसरी बात, अगर नगर बना हुआ है और वहाँ पर अगर हम सड़क ना बनाएं तो फिर भी उसका विकास जो है वो रुक जाता है। एक दूसरे के ये बराबर चलते हैं। चलिए, तो हमने देखा सड़क परिवहन, सड़क का महत्व हमने देख लिया। अब देख लेते हैं सड़क को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आप जानते हैं कि भी कौन कौन से कारक जो हैं वो सड़क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी नुकसान पहुंचाने वाले और फ़ायदा पहुंचाने वाले जो होते हैं वही कहलाते हैं सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। तो कुछ इसके फ़ायदे के होते हैं कारक, कुछ नुकसान के होते हैं। तो देखिए, जैसे भौतिक कारक है, भूमि का धरातल। अब धरातल कैसा है? अगर पहाड़ियाँ हैं तो काट काट करके हमें सड़क बनानी पड़ेगी। समतल है तो बहुत आसानी से वहाँ पे सड़कें बनाई जा सकती हैं। सघन वनस्पति है ज़्यादा तो वनस्पति को काटना पड़ेगा। मृदा का उपजाऊपन, अगर मृदा उपजाऊ है तो वहाँ पर कृषि की जाएगी, वहाँ सड़कें जो है वहाँ नहीं बनाई जाएंगी। और अगर मृदा उपजाऊ नहीं है तो फिर हम उस क्षेत्र पर सड़कें जो है बनाएंगे। ऊंचावच। जलवायु संबंधी कारक, जलवायु कैसी है? अगर वहाँ पे समय समय पर बरसात होती है तो फिर वहाँ पर डामर वाली सड़क नहीं चलेगी, वहाँ सीमेंट वाली सड़क जो है वो बनाई जाएगी। इस प्रकार से कहने का मतलब ये सड़क को जो है डिस्टर्ब करने वाली बातें होती हैं। आर्थिक कारक, उस राज्य के पास, उस देश के पास में धन है कि नहीं है, मार्गों का रख रखाव करने के लिए पैसा है कि नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं। अगर एक सड़क में, इतनी बड़ी सड़क के अंदर एक खड्डा भी अगर होगा तो वो भी सबसे पहले उसको भरना बहुत आवश्यक है। तकनीकी कारक, कि कोई भी सड़क बनाई जा रही है वो कितने समय तक टिकेगी, उसके लिए बहुत नाप तोल करके उसका मटेरियल जो है वो तैयार किया जाता है। राजनीतिक और सामरिक कारक। अब सामरिक कारक का मतलब है कि वहाँ पे कोई महत्व की कोई वास्तु है कि नहीं है। जिस तरफ हम सड़क बना रहे हैं उस तरफ जाना हमारे लिए कोई लाभदायक है कि नहीं है। अगर हम ऐसे ही रेगिस्तान के बीचों बीच जाकर के सड़क को छोड़ दें तो क्या हमें उस सड़क का कोई महत्व नहीं होगा। इसीलिए सामरिक आवश्यकता, सामरिक महत्व भी होना जरूरी है और राजनीति भी, यानी कि वहाँ पर सड़क को हमने ले गए, बॉर्डर तक हम लेकर के चले गए, अब बॉर्डर के आगे सड़क को नहीं ले जा सकते, दूसरा देश आ गया है, मान्यता नहीं है, तो उस सड़क का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। अन्य परिवहन साधनों से प्रतिस्पर्धा। अब सड़कों की प्रतिस्पर्धा जो है अन्य परिवहन साधनों से हो चुकी है। अब इस क्या है, पूरक होने की वजह से सड़कों का विकास जो है वो कम, या फिर हम यह कह सकते हैं कि महंगा पड़ता है। सुरक्षा संबंधी कारक। अब सुरक्षा भी यहाँ पे बेहद आवश्यक है, सुरक्षित भी होना इसका जरूरी रहता है। विश्व में सड़क परिवहन का वितरण कैसा है? सड़क परिवहन का वितरण कैसे सड़कों का जाल बिछा हुआ है विश्व के अंदर? तो जो यूएसए है वहाँ पर सड़कों का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है और इस प्रकार से बड़े बड़े जो विकसित देश हैं,
विकसित देशों में तो इस प्रकार से है कि भी आप अगर घर से 5 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर पर भी निकलेंगे, जैसे यूएसए के अंदर, यूएसए का कोई गांव ऐसा नहीं है जो 20 किलोमीटर के दूर जाने के बाद उसको महामार्ग ना मिले। तो यानी कि इतने बड़े बड़े मार्ग जो हैं वो प्रत्येक गांव से 20 किलोमीटर दूरी से गुजरते हैं, ताकि हर गांव को वहां जा कर के उस मार्ग को पकड़ने में और उस मार्ग से होकर के जाने में सुविधाएं मिल सके। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा जाल विकसित हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है उनका रख रखाव करना। सड़कें बना दी, लेकिन वो अगर ऐसे पड़ी रहेंगी तो वो तो टूट जाएंगी, इसीलिए उनका रख रखाव करना भी बहुत आवश्यक होता है। यही उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। संसार में परिवहन के माध्यम के रूप में सड़कों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। संसार में सड़कों की लंबाई रेल मार्गों की कुल लंबाई का लगभग 20 गुना है। जितने रेल मार्ग हैं उससे 20 गुना ज़्यादा सड़क मार्ग विकसित है। यूएसए में विश्व की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 30% है। विश्व में जितनी भी सड़कें हैं, मान लो कि लाख किलोमीटर, अगर 1 लाख किलोमीटर सड़कें विश्व के अंदर है, पूरे विश्व के अंदर हैं, तो अकेले यूएसए के अंदर कितनी सड़कें हैं भाई? अकेले यूएसए के अंदर 30% सड़कें हैं, यानी 30,000 किलोमीटर अकेले कहाँ पे मिलेगा? हमें यूएसए के अंदर मिलेगा। यूरोप में 20% है, रूस में 15% है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 30, 20, 50 और 15, 65% तो इन 3 महाद्वीपों, 3 देशों के अंदर जो है कंप्लीट हो चुका है। यूएसए में कंप्लीट हो चुका है, यूरोप तो पूरे महाद्वीप की बात होगी और रूस की एक बात होगी। अब बाकी इतने देश पड़े हैं, 200 देश हैं, 200 में से इतने आए हैं अभी तक। तो कनाडा में संसार की सड़कों की लंबाई का केवल 4% भाग है। कनाडा में केवल 4% भाग है, क्योंकि कनाडा का जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिस वजह से वहां पर सड़क मार्ग स्थापित नहीं किए जा सकते। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों में कुल सड़कों की लंबाई का 16% भाग ही मिलता है। बाकी बचा हुआ कितना है? 16% पीछे रह जाता है। ये है सड़कों का विश्व में वितरण। बात करते हैं भारत में सड़क परिवहन कैसा है। तो भारत में हमने बात की कि सदियों से ही सड़क मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। कैसे कैसे कर रहे हैं सड़क मार्गों का निर्माण? पहले पत्थरों की सड़कें होती थी। हमें पता चला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कालीन जो खुदाइयाँ हुई हैं, वहाँ से हमें पता चला है कि 6000 वर्ष पूर्व, अब शेरशाह सूरी तो कब आया था? वो तो आया था 1851, 1800 के समथिंग में, 1800 नहीं, उसकी टाइमिंग जो है शेरशाह सूरी की टाइमिंग जो रहती है हुमायूं के समय रहती है। तो यानी कि समय आ गया हमारे पास में 1544, 1545 के अंदर, है ना? वहाँ थोड़ा गलत दिया हुआ है। तो 6000 वर्ष पूर्व भी भारत में पक्की सड़कें थी, जिन पर 2 पहिया वाले विशेष प्रकार के रथ चलाए जाते थे। तो कहने का मतलब भारत जो है वो किसी से पीछे नहीं है, वो बहुत सदियों से ही वो विकसित राष्ट्र है, परंतु वर्तमान में वो एक बार विकासशील देश की विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। मुगल बादशाहों का योगदान सड़क बनाने में बहुत रहा है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। अंग्रेजों द्वारा 1880 में सुधारा गया इसको। भारत का सड़क नेटवर्क 62 लाख किलोमीटर से अधिक है। 62 लाख किलोमीटर से अधिक है, जो विश्व का दूसरा विशालतम सड़क नेटवर्क है। दूसरा विशालतम सड़क नेटवर्क है। नेटवर्क की बात कर रहे हैं इसके अंदर। अविभाजित भारत की सड़कों को 1943 में सर्वप्रथम नागपुर एक्ट के तहत, नागपुर रोड एक्ट के तहत इसका विभाजन किया गया था। 1943 में आज़ादी से पहले हम बात करें तो सड़कों का अलग अलग विभाजन किया गया कि ग्रामीण सड़कें होंगी, नगरीय सड़कें होंगी, राज्य मार्ग होंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे। तो इस प्रकार से इसका जो है विभाजन किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, स्थानीय यानी कि जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें, इस प्रकार से 4 भागों में उसको बांटा गया कि भी जो नेशनल हाईवे होंगे उनके रखरखाव केंद्र सरकार का होगा, जो स्टेट हाईवे होंगे उनका रखरखाव राज्य सरकार करेगी, और जो जिला सड़कें होंगी उनका रखरखाव जिला करेगा, और जो स्थानीय ग्रामीण सड़कें होंगी उनका रखरखाव जो है वो PWD करेगा, यानी जो है लोकल उस पर ध्यान रखा जाएगा। ग्रामीण सड़कें जिनमें सरपंच द्वारा बनाए जाने वाली सड़कें भी सम्मिलित होती है।
तो कुल लंबाई, अब अगर हम बात करें कुल लंबाई इसकी, तो 1,36,440 किलोमीटर है, जो कुल सड़क यातायात का 45% भाग जो है वो पूरा करता है। यातायात का 45% हिस्सा केवल इतनी सड़कें ही कवर करती हैं। इसके बाद में कुल लंबाई, राज्य राजमार्ग की बात करें तो कुल लंबाई 1,76,000 किलोमीटर है और इनका रखरखाव प्रांतीय सरकार का होता है। बात करें जिला सड़कों की तो ये 6,32,000 किलोमीटर है और जिला बोर्ड द्वारा इनका रखरखाव किया जाता है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई लगभग 69 लाख किलोमीटर है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब सबसे कम लंबाई किसकी है? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम है। बड़े बड़े राजमार्ग होते हैं जो एक राजधानी को दूसरी राजधानी से जोड़ते हैं, ये राजधानियों को जोड़ते हैं आपस में, ये बड़े बड़े नगरों को आपस में जोड़ते हैं, बड़े बड़े ज़िलों को आपस में जोड़ते हैं और ये जिला सड़कें जो होती हैं बड़ी बड़ी पंचायतों को जोड़ती हैं और जो ग्रामीण सड़कें होती हैं ये गाँवों को जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण सड़कें गांवों को जोड़ेंगी और गांवों को जोड़ करके पंचायत से जुड़ जाएंगी और एक पंचायत से दूसरी पंचायत को जोड़ करके जिला जो होगा वो सभी पंचायतों को जोड़ेगा और जो राज्य राजमार्ग होंगे ये सभी जिलों को आपस में कनेक्ट करेंगे और जो राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे वो सभी राज्यों को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक ढांचा तैयार किया गया। बात करते हैं प्रमुख महाद्वीपों के राजमार्गों की कि किस महाद्वीप का कौन सा राजमार्ग सबसे ज़्यादा फेमस है या सबसे लंबा है, किस प्रकार का है। तो देखिए पैन अमेरिकन महामार्ग, पैन अमेरिकन महामार्ग जो है ये अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है, जो कि अमेरिका के उत्तर से लेकर के उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के लगभग 16 देशों को मिलाता है। 16 देशों को मिलाने वाला ये विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग बन जाता है। 30,000 किलोमीटर लंबा ये सड़क मार्ग बन जाएगा, परंतु अभी इसका कार्य है चल रहा है, अभी आधे से ज़्यादा इसका कार्य खत्म हो चुका है। तो देख लेते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। महामार्ग की शुरुआत अलास्का के उत्तर पश्चिम में एंकरेज से शुरू होती है। एंकरेज एक स्थान है, तो एंकरेज से लेकर के एडमंड तक ध्यान रखिएगा, एंकरेज से लेकर के एडमंड तक इसको अलास्का महामार्ग कहते हैं, अलास्का महामार्ग कहते हैं। परंतु अब अगर हम पूरे की बात करें कि पैन अमेरिकन महामार्ग किसको कहते हैं, तो एंकरेज से लेकर के हमारे पास में ब्यूनस आयर्स आएगा, ब्यूनस आयर्स आते हुए ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी में समाप्त होता है, तो यहाँ तक ये पहुँचता है। तो देखिए जरा, ये एंकरेज है अलास्का के अंदर, एंकरेज से लेकर एडमंड तक ये तो है अलास्का महामार्ग। और अगर हम बात करें कि पैन अमेरिकन महामार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो पैन अमेरिकन महामार्ग हमें यहाँ से मिलेगा कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, इस तरीके से होता हुआ ये जाएगा अभी कहाँ पे, चिल्ली के अंदर जाएगा और चिल्ली के पास में एंडीज पर्वतमाला है। फिर ये एंडीज पर्वतमाला को पार करेगा और जाएगा ब्यूनस आयर्स में जाएगा, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। उसके बाद में उरुग्वे देश से होता हुआ ये ब्राज़ीलिया यानी ब्राज़ील में जाकर के समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग ये कुल 16 अमेरिकी देशों को मिलाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो मध्य अमेरिका है, मध्य अमेरिका में ये सब देश आते हैं, ये सब देश मध्य अमेरिका में आते हैं। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। तो ये मध्य अमेरिका में लगभग 12 देश इसके अंदर का अकाउंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे अगले महामार्ग की। तो सेकंड महामार्ग हमारे पास में आ रहा है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस कनाडियन महामार्ग जो है ये कनाडा को ट्रांस करेगा, कनाडा को पार करेगा। तो देख लेते हैं कनाडा के जो अटलांटिक तट है, ये कनाडा है, ये यूएसए है। तो कनाडा के पूर्व में हम बात करें तो अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में बात करें तो प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर के तट पर जो इसका एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, इसका राज्य है, उस राज्य के वैंकूवर शहर से बात करते हैं। तो वैंकूवर शहर से शुरू करेंगे, कैलगरी, रेगिना, विनीपेग, सडबरी, ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, यहाँ से होते हुए सेंट जॉन्स, न्यू फाउंडलैंड राज्य का, न्यू फाउंडलैंड प्रांत, ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रांत नाम गिने जाते हैं। तो न्यू फाउंडलैंड प्रांत से लेकर के न्यू फाउंडलैंड के
सेंट जॉन से लेकर के ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर तक जो है ये मार्ग स्थापित किया गया है। चलिए अच्छे से देख पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्टुअर्ट रेल महामार्ग है स्टुअर्ट, जो कि डार्विन से होता हुआ बिरदुम से एलिस स्प्रिंग, उडनादत्ता और पोर्ट अगस्ता तक जाता है। तो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर पे जो हमारे पास में आएगा, ये वापस से जो है पूरा का पूरा अलग से दिया गया है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। तो ये देखिए ये कोलंबिया है, ब्रिटिश कोलंबिया का वैंकूवर से शुरू होता है, अल्बर्टा प्रांत, सस्केचुआन, इस तरीके से मैनिटोबा से होते हुए ये जाएगा कहाँ तक? सेंट जॉन्स तक जाएगा। और सेंट जॉन्स जो है वो कहाँ का है? न्यू फाउंडलैंड प्रांत का एक क्या है भी स्थान है, पॉइंट है। चलिए 5वें नंबर पे बात करते हैं भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे का, जिसका नाम है 44, जो कि हाल ही में नाम इसका रखा गया है। जो पहले अलग अलग मार्गों से मिलकर के बनता था, ये जो सबसे पहले भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे था वो था अभी NH7 जो है ये वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी पर था। और दूसरी बात अगर हम करें कि ये जो 44 नेशनल हाईवे है ना, ये उत्तर में श्रीनगर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है, और जो कि पहले उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर कहलाता था। उत्तरी दक्षिणी जो कॉरिडोर था ना, जो कि श्रीनगर से होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता था, ये उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर था। तो इस कॉरिडोर का ही नाम बदल करके क्या रख दिया गया? नेशनल हाईवे 44 रख दिया गया। क्योंकि हम अगर यहाँ से श्रीनगर से अगर हम चलते थे ना कन्याकुमारी जाने के लिए, तो हमें अलग अलग नेशनल हाईवे बदलने पड़ते थे। यानी उस पर नेशनल हाईवे कभी लिखा आता था नेशनल हाईवे 1D, फिर उसके बाद नेशनल हाईवे 1, फिर नेशनल हाईवे 2, फिर नेशनल हाईवे 3, फिर कुछ देर बाद में नेशनल हाईवे यहाँ पे हमारे पास में आ जाता था 7, फिर इस तरीके से हम यहाँ पे नीचे चलते थे। लेकिन बाद में क्या किया गया, इस पूरे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को, यानी उत्तर से जो दक्षिण तक जिसको जाना होगा, उसको बार बार ये ना देखना पड़े कि अब मुझे नेशनल हाईवे 7 पे चढ़ना है, अब मुझे 1 पे चढ़ना है, ऐसे ना देखना। उसको लगातार किस पे चलना है? एक ही मार्ग पे चलना है, 44 पर। तो इस तरीके से नया नाम रख दिया गया 44, जो कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बन गया। दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा बना दिया गया? जो कि सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक जाता है, जो कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहलाता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का नाम रख दिया गया नेशनल हाईवे 27, और उत्तरी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नाम रख दिया गया नेशनल हाईवे 44। और दूसरी बात यहाँ पे एक फैक्ट और है ध्यान रखने का वाला, कि जो इस तरीके से होंगे नेशनल हाईवे, उन सब के नंबर विषम संख्या से होंगे, विषम संख्या से। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो नेशनल हाईवे आएंगे, उन सब के नंबर कैसे होंगे? सम संख्या से उसको डिनोट किया जाएगा। क्लियर है? उसके अलावा देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये क्या है? तो इस तरीके से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और फिर से दिल्ली, इन सब को जोड़ने वाला जो एक मार्ग, जो एक विकसित किया गया, इस मार्ग को पूरे के पूरे, यानी यहाँ पे चारों महानगरों को जोड़ने के लिए एक परियोजना चलाई गई, जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्लियर? इसको आप देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो हाँ, ये हमारे पास में सड़क मार्ग जो है यहाँ पे समाप्त होता है। जितना भी हमने सड़क मार्ग देखना था, ये हमने सड़क मार्गों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे रेल मार्ग पर। तो इसी तरीके से पहले तो आप ये याद रखिए कि प्रत्येक महाद्वीप का, प्रत्येक जो इम्पोर्टेंट हमने बात की है, भारत के जो बात की है महामार्गों के बारे में, तो उनको आप देखिएगा। महाद्वीपों को अगर आपने समझना है, याद करना है, तो मेरी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, BA पार्ट 3 के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सभी महाद्वीपों के टोटल 12 लेक्चर मिलेंगे। उन 12 लेक्चर के अंदर प्रत्येक महाद्वीप को एक एक करके खंगाल दिया गया है, एक एक जो उसका देश है उसको खंगाल दिया, उसकी एक एक पर्वत चोटी, इन तरीके से पूरा का पूरा मैंने विस्तार से उसको करवाया हुआ है। अभी आपके पास में टाइम है, आप अच्छे तरीके से विश्व के मानचित्र को याद कर सकते हैं।
भारत के मानचित्र को याद कर सकते हैं, राजस्थान के मानचित्र को याद कर सकते हैं। हालांकि राजस्थान का मानचित्र दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द हम इसके एग्जैक्ट जो फाइल है वो भी आपके सामने लेकर के आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।